प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं प्रभुदयाल मिश्रा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोरीजा ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 भूगोल की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के अंतर्गत वनस्पति का अर्थ व विविधता के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वे एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? तो बच्चों, आपने और हमने अक्सर देखा है कि हमारे घर के आसपास, हमारे बाग में, हमारे खेतों में, विद्यालय में, पड़ोस में भांति भांति अलग अलग प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, बेल, लताएं और पक्षी होते हैं जिनको हम प्राय देखते हैं। क्या वे एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? अलग अलग तरह के हैं। भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है, तो विशाल देश है, इसलिए यहाँ जैविक विविधता का होना स्वाभाविक है। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। प्रिय बच्चों, हमारा देश विश्व में जो 12 जैव विविधता वाले मुख्य देश हैं उनमें से एक है। हमारे यहाँ 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। बच्चों, हमारे यहाँ 47,000 प्रकार के विभिन्न जातियों के प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। इस आधार पर विश्व में हमारा 10वां स्थान है और एशिया के देशों में 4था स्थान है। यह प्रश्न आता है कि हमारे देश में कितने प्रकार की प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं? उत्तर है 47,000 प्रकार के। हमारे देश में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। हमारे यहाँ 15,000 प्रकार के फूलों के पौधे पाए जाते हैं। विश्व में जितने फूलों के पौधे पाए जाते हैं उनका 6% हमारे देश में है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे फर्न, शैवाल जिसे एलेगी कहते हैं, कवक जिसे फंजाई कहते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ जो ताजे तथा समुद्री पानी की हैं पाई जाती है। हमारे यहाँ 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, ताजे पानी की भी पाई जाती है और समुद्री पानी की, खारे पानी की पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ऐसे पेड़ पौधे, लता, घास, झाड़ियाँ जो बिना मानवीय सहायता के अपने आप पैदा होती हैं, बढ़ती हैं और उसके ऊपर लंबे समय तक मानवीय प्रभाव, मानव का प्रभाव नहीं पड़ता, इसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं और इसे ही अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसल, यानी हम जो खेती के लिए फसल पैदा करते हैं, फलों के बाग तैयार करते हैं, वनस्पति तो है, लेकिन इन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं कह सकते,
क्योंकि इनके ऊपर मानवीय प्रभाव होता है। ये मानव के द्वारा उगाए जाते हैं, संरक्षित और सुरक्षित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं। यानी जो भारतीय पेड़ पौधे हैं उन्हें देशज या देसी कहते हैं, लेकिन जो पौधे बाहर से आए हैं, विदेशों से लाए गए हैं, उन्हें विदेशज पौधे या विदेशी पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। यानी जहाँ वनस्पति जगत शब्द आता है, जब वनस्पति जगत शब्द आ गया तो इसका तात्पर्य है किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय में पौधों की, पेड़ पौधों की उत्पत्ति। और इसी तरह जब प्राणी जगत आता है तो प्राणी जगत से तात्पर्य होता है जानवरों के विषय में। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता क्यों होती है, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। धरातल के कारण, जलवायु के कारण, मृदा के कारण, तापमान के कारण, वर्षा के कारण, ऊंचाई के कारण। इस प्रकार वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता पाई जाती है। विविधता के कारण धरातल में पहले हम लेते हैं भूभाग। वनस्पति का भूमि से सीधा संबंध है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव वनस्पति पर भूमि का पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? हाँ, कि पर्वत, पठार, मैदान, शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। यानी जो भूमि उपजाऊ होती है, समतल होती है, उसके ऊपर खेती करते हैं। जो ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, असमान भूभाग वाली होती है, वहाँ जंगल तथा घास के मैदान होते हैं जिनमें वन्य प्राणियों को, जंगली जानवरों को आश्रय मिलता है। मृदा कहते हैं मिट्टी को। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार। यानी मिट्टी की जो विविधता है, इसके कारण वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मरुस्थल में जो बालू मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, वहाँ कटीली झाड़ियाँ पैदा होती है। नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पर्णपाती वन पैदा होते हैं। पर्णपाती वन उन्हें कहते हैं जो सर्दी के अंत में और गर्मी के प्रारंभ में अपने वृक्षों की पत्तियों को गिरा देते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी, कोणधारी वन पाए जाते हैं। जलवायु, तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। हिमालय पर्वत की जो ढलान है और प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जहाँ तापमान कम हो जाता है, तो वहाँ वनस्पति के पनपने, पैदा होने, बढ़ने को प्रभावित करता है ये, और उसे उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है, बदलती है। देखिए बच्चों, ये एक सारणी दी है। इसमें वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। उष्ण वनस्पति खंड ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक तापमान
24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। जनवरी में औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। और कभी सर्दियों में कभी भी किसी मौसम में पाला नहीं पड़ता, पाला नहीं गिरता। उपोष्ण वनस्पति खंड वे वहाँ होते हैं जहाँ औसत वार्षिक तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जनवरी में औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और कभी कभी पाला भी पड़ता है। शीतोष्ण वनस्पति खंड वहाँ पाए जाते जहाँ औसत वार्षिक तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जनवरी में औसत तापमान -1 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और कभी पाला गिरता है तो कभी बर्फ गिरती है। अल्पाइन वनस्पति खंड 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम औसत तापमान रहता है। जनवरी का औसत तापमान -1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है और यहाँ बर्फ गिरती है। तो इस प्रकार हमने देखा है कि अलग अलग तापमान वाले क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। अब लीजिए सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। वृक्षों को जब सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है तो यह गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए, हमें इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना है। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है? हमें इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना है कि हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर ये है, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति इसलिए पाई जाती है क्योंकि दक्षिणी ढलानों पर सूर्य का प्रकाश भरपूर मिलता है, यानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होता है। जबकि उत्तरी ढलानों पर सूर्य का प्रकाश दक्षिणी ढलानों की तुलना में कम मिलता है। दूसरा कारण, और दक्षिणी ढलानों पर भारी मात्रा में वर्षा होती है, यानी वर्षा अधिक होती है, और अधिक वर्षा भी प्राकृतिक वनस्पति के बढ़ने में सहायक होती है। जबकि उत्तरी ढलानों पर वर्षा कम होती है, इसलिए दक्षिणी ढलानों की तुलना में उत्तरी ढलानों में वृक्ष कम पाए जाते हैं और दक्षिण ढलान में अधिक पाए जाते हैं। वर्षण कहते हैं वर्षा को। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून एवं पीछे हटते उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। यानी भारत में जो वर्षा होती है, अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी जून से सितंबर तक, और जब मानसून पीछे हटते हैं तब उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। यानी जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ वन अधिक सघन गहरे पाए जाते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम होता है, बरसात की ऋतु होती है, तब हमारे आसपास भांति भांति प्रकार के पेड़ पौधे उग जाते हैं, और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। तो
तो जहाँ अधिक वर्षा होती है, लंबे समय तक वर्षा होती है, तो वहाँ अधिक सघन वन पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। तो बच्चों, हमने वर्षा में पढ़ा था कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है। इसलिए अधिक वर्षण के कारण ही पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? बच्चों, वन मानव के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायु प्रदूषण को दूर करने में वनों की भूमिका है, भूमि को उपजाऊ बनाने में वनों की भूमिका है, मृदा के अपरदन, मिट्टी के कटाव को रोकने में वनों की भूमिका है, बाढ़ को रोकने में वनों की भूमिका है, भूमि को उपजाऊ बनाने में वनों की भूमिका है, जलवायु को संतुलित बनाए रखने में वनों की भूमिका है, भूमि के जल स्तर को ऊंचा बनाने में वनों की भूमिका है। इस प्रकार वनों की वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, वनों से जहां ईंधन के लिए लकड़ियां मिलती है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, तेंदू के पत्ते मिलते हैं, लाख है, गोंद है, कत्था है, जड़ी बूटियां हैं और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तो मिलती हैं। साथ ही जो वन्य प्राणी हैं, जंगली जानवर हैं, उनके आश्रय का स्थान भी है। इसलिए वन बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं, यानी बहुत से उद्योग वनों के ऊपर संचालित होते हैं। जैसे फर्नीचर उद्योग है, लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है वो वनों के ऊपर ही आधारित है तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। जैसे जो लोग वनों की उपज एकत्रित करते हैं, लाख, गोंद, कत्था, शहद, तेंदू के पत्ते, उन सबको ये रोजगार प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वन बहुत ही प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण होते हैं, मनोरम, मन को आकर्षित करने वाले होते हैं, इसलिए पर्यटन के केंद्र भी होते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है, यानी वनों की पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो सड़ करके, गल करके भूमि को उपजाऊ बनाती है, जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। ये वनों का महत्व है बच्चों। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। बच्चों, ये प्रश्न आता है हमारे क्षेत्र में वन क्षेत्र कम होने के क्या कारण हैं? तो उसका उत्तर है कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि के लिए अधिक भूमि की मांग, उद्योगों के विकास के लिए, यानी उद्योगों के लिए भूमि चाहिए, शहरों का जो आकार बढ़ रहा है, शहरों की नई नई परियोजनाओं के लिए भूमि चाहिए और पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए। इन सब कारणों से वनों का क्षेत्र कम होता जा रहा है। बच्चों, ये आपके करने के लिए काम है, परियोजना है, प्रोजेक्ट है। अपने स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो। इस समय जुलाई का महीना चल रहा है और आप अपने मोहल्ले में, अपने विद्यालय में, अपनी कॉलोनी में वन महोत्सव का आयोजन करके वृक्षों की पौधों को लगा सकते हैं। उनको लगाओ, उनकी देखभाल करो, फिर देखोगे कैसे बढ़ते हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में
बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्र कहते हैं जहाँ मानव का प्रवेश आसानी से नहीं होता। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई। यानी जहाँ मनुष्य का प्रवेश हो गया वहाँ प्राकृतिक वनस्पति या तो समाप्त हो गई या बहुत कम रह गई। ये बच्चों एक ग्राफ दिया है, इसमें देखिए जो ग्राफ सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा ग्राफ है इसके आधार पर हमको उत्तर देने हैं। देखिए सबसे बड़ा ग्राफ ये देखिए 90% क्षेत्र में 90 को छू रहा है और ये है मिजोरम का। इस प्रकार सर्वाधिक वन क्षेत्र का है मिजोरम में। इससे छोटा ग्राफ आ रहा है लक्षद्वीप का, फिर इससे कम आ रहा है अंडमान निकोबार का, इसके बाद नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में सबसे छोटा ग्राफ कौन सा है। इसमें सबसे छोटा ग्राफ आप देखिए कौन सा है। सबसे बड़ा तो हमने देख लिया कि सबसे बड़ा है मिजोरम का और सबसे छोटा पंजाब का आ रहा है। ये बच्चों इस ग्राफ को देख करके हमें उत्तर देने हैं किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इसका उत्तर हो गया है मिजोरम में। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, इसका उत्तर हो गया है मिजोरम में। दूसरा है किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और क्यों। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव है और यहाँ का क्षेत्रफल कम होने का कारण ये कि यहाँ की मिट्टी लवणीय है। देखिए दमन और दीव, ये देखिए ये रहा दमन और दीव। नीचे लास्ट से तीसरे नंबर पर पुदुचेरी, लक्षद्वीप के बाद दमन और दीव है। तो केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव वो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। और क्यों है, उसका उत्तर ये है कि यहाँ की मिट्टी लवणीय है। आशा है बच्चों आपको ये पाठ जिसमें हमने वनस्पति का अर्थ और वनस्पति की विविधता के कारणों को पढ़ा है, आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगले पाठ में हम वनस्पति के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।